हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो नई अभी CSIR की नोटिफिकेशन आई है, दैट इज़ फॉर द मर्जिंग ऑफ CSIR JRF एंड DBT एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग CSIR की वेबसाइट पे जाएंगे एंड देन यहाँ आप नोटिस वाले सेक्शन में जाओगे। ठीक है, तो आपको इनका नोटिफिकेशन मिलेगा जो आया है आपका लाइक प्रपोज्ड नोटिस, ये वाला। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने पे आपको दिखेगा कि देखो ये है ना आपका 8 मई 2025 को CSIR ने नोटिस डाला है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। दैट इज़ फॉर द कंसल्टेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स ऑन द प्रपोज्ड रिवाइज सिलेबस फॉर कंबाइंड डिसिप्लिन ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी इन द जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये प्रपोज नोटिस है जिसमें कि इन्होंने दिया हुआ है कि पहले 5 डिसिप्लिन में जो है वो CSIR एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था, जो आपका था केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस। ठीक है, तो अब उसको कंबाइन करने की तैयारियों में हैं ये लोग, जिसमें दिया हुआ है कि द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर पार्टनरिंग टूवर्ड्स कंडक्टिंग अ कंबाइंड सिंगल नेशनल एग्ज़ाम, जिसका नाम ये रखेंगे JRF नेट फॉर लाइफ साइंस लाइक LS एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, विच आर बीइंग कंडक्टेड सेपरेटली, जो अभी तक डिफरेंटली कंडक्ट होते थे। सो इट इज़ प्रपोज दैट इन द कंबाइंड एग्जाम द सिलेबस ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक सब्जेक्ट्स मे बी मर्ज्ड बाय अवॉइडिंग रिडंडेंसीज एंड केटरिंग टू द सब्जेक्ट्स ऑफ बोथ द डिसिप्लिन्स एंड अलाइनिंग विद कंटेम्प्रेरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज। ठीक है, तो उसमें जो दोनों का सिलेबस है, आपका जो CSIR JRF का सिलेबस है और DBT का है, उसको मर्ज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि वो जो CSIR JRF के एस्पिरेंट्स हैं उसके लिए भी ठीक रहे और DBT के एस्पिरेंट्स के लिए भी ठीक रहे। ठीक है, so this initiative taken by both the organization is towards synergizing their effort and arriving at the newly combined discipline which will be known as life science and biotech। ठीक है, तो इसका नाम भी इन्होंने रख दिया, that is LS and BT, which is kind of confusing क्योंकि LS is like lectureship for us और ये तो मुझे ISBT सा लग रहा है, बट ठीक है, प्रपोज्ड है अभी। ठीक है, और द स्टेक होल्डर्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द फीडबैक फॉर्म एंड गिवन लिंक। ये इसका ओपन हुआ था आपका लाइव 8 मई टू 7 जून तक है आपका, तो आप इस पर अपना फीडबैक जो है वो दे सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नोटिस। अब हम लोग इसका सिलेबस जो है वो प्रपोज्ड रिवाइज सिलेबस जो है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो उन्होंने प्रपोज किया है कि अगर आपका LSBT का एग्जामिनेशन होता है तो उसमें सिलेबस आपका इस तरह का दिखेगा आपको, जिसमें आपके 14 यूनिट्स होने वाले हैं। कुछ यूनिट्स तो आपको ओल्ड सिलेबस की तरह दिख रहे होंगे इसमें, और ये न्यू एडिशंस भी हैं नीचे, जैसे आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, देन वी हैव एडवांसेस इन बायोटेक। ठीक है, तो जब मैंने JRF निकाला था तो उसमें ये वाले तो हमने सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब नीचे वालों का देखना पड़ेगा सिलेबस की क्या इन्होंने न्यू एडिशंस की हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ओल्ड सिलेबस ही है, कोई इतने नए एडिशंस नहीं है। लास्ट के जो यूनिट्स हैं वो आपके न्यू एडिशन में आ रहे हैं, तो घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है, स्पेशली जो कोर सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं। ठीक है, जैसे जूलॉजी, बॉटनी ये हो गए, इसलिए नहीं, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे ना कि 75% सिलेबस तो आपका है जो पुराना वाला है। ठीक है, और वो आपकी फील्ड से भी रिलेट करता है। फील्ड से इन द सेंस कि देखो ना, आप यहाँ पे आपके जैसे डेवलपमेंटल बायो का पोर्शन है, या आप एनिमल फिजियोलॉजी ले लो, प्लांट फिजियोलॉजी ले लो, है ना, इनहेरिटेंस बायोलॉजी ले लो, एवोल्यूशन है, इकोलॉजी है, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके अपने सब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा कमांड होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा पोर्शन भी एक्वायर करते हैं पेपर में, क्योंकि अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखोगे CSIR के, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सिलेबस जो है वो इन वाले यूनिट से कवर होता है। ठीक है, और दूसरी बात जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसमें इसलिए भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि जितने आपके सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, तो आपको वो सारे ही अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा नहीं है। देर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन टू एलिमिनेट सम क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आप लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, तो आप उन क्वेश्चंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो। मतलब आपको वो जो पेपर का टाइम है उसमें ये सिलेक्ट करना होता है कि कितने क्वेश्चंस आप जो अच्छे से आपको आते हैं आपको वो अटेम्प्ट करने हैं, और जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में
फॉल कर रहे हैं, ठीक है। जो यूनिट्स आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर आप उनको अटेम्प्ट करते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही होने वाला है, तो ऑब्वियसली आप वही वाले क्वेश्चंस चूज़ करेंगे रादर देन कि आप उसको चूज़ करो जो आपका नया नया सिलेबस अभी आया है और उसमें से आप बोलो कि नहीं आई एम सुपर कॉन्फिडेंट इन दीज यूनिट्स और मैं यहाँ से चीज़ सही कर जाऊँगा या जाऊँगी। दैट्स नॉट गोना हैपन, ठीक है। तो इसलिए आपको इसमें इतना कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आई नो अभी बहुत ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूबर्स दे आर मेकिंग वीडियोज़ ऑन इट के ओहो ये ठीक नहीं हो रहा है, या कई बोल रहे हैं वाह बहुत अच्छा है ओनली फॉर द बायोटेक या माइक्रोबायो स्टूडेंट्स। ऐसा कुछ नहीं है, ये पोर्शंस हैं 50-50% दोनों के लिए अच्छा है, 50% दोनों बैकग्राउंड्स के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो आपकी अपनी मेहनत है। अब जिनका जो बच्चे सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में हैं, जिन्होंने ऑलरेडी जो पेपर में बैठ चुके हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा कि उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कवर किया हुआ है इसका, तो उनको कुछ एक यूनिट से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम पेपर में बैठ रहे हैं उनके लिए तो क्या पुराना क्या नया वो सेम ही बात हो जाएगी काइंड ऑफ, तो उनके लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो इसमें इतना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और बायोटेक के जो बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स इसमें कवर हो रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो जो इसमें से आते हैं बाद में पेपर में। अब हम डिटेल में इसका सिलेबस थोड़ा चेक कर लेते हैं कि क्या है। देखो ये सब पुराने सिलेबस में है, हमने ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। जब JRF निकाला है तो ये सब पढ़ा हुआ है सब चीज़ उस टाइम पे, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन वाले टॉपिक से। देन आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला सेक्शन, ठीक है। सेल साइकिल, जो आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है या जो आपके सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, एवरीथिंग सेम है पुराना, ठीक है। फिर आपका फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं, ये तो देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आपका, रेप्लिकेशन, रिपेयर, कॉम्बिनेशन जो इसमें एंजाइम्स वर्क करते हैं, या एडिटिंग का है, ठीक है। पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस हैं, एवरीथिंग ये सब पुराने सिलेबस का है। सेल सिग्नलिंग का पोर्शन है, ये सब पुराने सिलेबस का है। इस वाले पोर्शन को दोनों बच्चे टारगेट कर सकते हैं, कोर एंड अलाइड सब्जेक्ट्स बोथ। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये तो ज़ूलॉजी वालों के लिए बहुत ही अच्छा यूनिट मैं इसको समझती हूँ। कुछ ईयर्स में इसका जो वेटेज है वो रिड्यूस हो गया था, मतलब 2021 के बाद में कहूँगी, पर ये डिपेंड करता है क्योंकि देखो हर एक 6 महीने में ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, तो वो कुछ चेंजेस तो लाएंगे ना। वो एकदम प्रिडिक्टेड अगर पेपर आएगा तो फिर कंपटीशन नहीं रह जाता है उसमें। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इस वाले मतलब टाइम पे पेपर में ये चीज़ आई है तो अगले में आएगी ही आएगी या नहीं आएगी, वो डिपेंड करता है, ठीक है। कई बार आपकी किस्मत जो लक है वो भी बहुत मैटर करता है इन चीज़ों में। देन वी हैव सिस्टम फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बहुत ही ह्यूज एंड मेजर पोर्शन है ये CSIR का, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं और बहुत वेटेज भी रखते हैं स्पेशली सेक्शन C के लिए। देन वी हैव एनिमल फिजियोलॉजी, ये ऑब्वियसली कोर सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इसको बोथ कोर अलाइड टारगेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। एवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी, इन वाले यूनिट्स में मैं इसलिए नहीं रुक रही हूँ डिस्कस करते हुए क्योंकि ये पुराने सिलेबस से ही मैच करते हैं, तो इसको इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। जैसे इसमें इस वाले यूनिट में देखो उन्होंने एवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, इसमें थोड़े उन्होंने चेंजेस डाले हैं। अब ये वाली चीज़ें तो हमने पहले पढ़ी हैं, जो आपकी नेचुरल सिलेक्शन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जीन फ्लो है, म्यूटेशंस हैं, एवरीथिंग ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा ये जो स्पेसिफिक हुए हैं वो इन वाले यूनिट्स में हुए हैं। देखो आपका जो माइक्रोबियल लाइफ है, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ऑल्दो पुराने पेपर्स में यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं आते थे, मतलब इनको वो ज़्यादा टारगेट नहीं करते थे, वायरस वाला सेक्शन कर देते थे, बट ये फंजाई, प्लांट लाइफ, ये सेक्शन B में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, बट इसका इतना वेटेज होता नहीं था। अभी जो नया क्वेश्चन पेपर आएगा हमें नहीं पता क्या आएगा। मैं जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक समझती हूँ जब भी आपका सिलेबस चेंज होता है वो ये होती है, उसमें ऐसा नहीं होता कि एक जो पोर्शन ऑफ एस्पिरेंट्स हैं उसके लिए वो अच्छी बात है, दूसरे के लिए नहीं है, जैसा भी सबको लग रहा है कि कोर सब्जेक्ट के लिए अच्छा है दूसरे के लिए नहीं है, या वाइस वर्सा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें जो मेजर प्रॉब्लम आती है अकॉर्डिंग टू मी वो ये होती है कि हम क्वेश्चन पेपर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब हमें न्यू जो यूनिट्स आपके ऐड हुए हैं उसमें किसी को नहीं पता कि वो कौन से पोर्शंस को टारगेट कर रहे हैं। अब अगर आपने पुराने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको ये चीज़ पता होती है कि अच्छा इस वाले यूनिट से इस टॉपिक से इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन आता है और इस तरह का क्वेश्चन जो है वो CSIR फ्रेम करता था, जो हमारे को पता होता था, तो हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ते थे। अभी जो न्यू यूनिट्स आपके ऐड हुए हैं उसमें हमारे को नहीं पता है कि वो कौन से यूनिट्स को बेसिकली टारगेट करेंगे और क्वेश्चन जो आपका फ्रेम होगा वो किसके बेस पे होगा।
तो हमें एक बार, तो अगर ये सिलेबस इम्प्लीमेंट होता है तो एटलीस्ट एक बार सभी को, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा, आपका पेपर कंडक्ट होगा, तो क्वेश्चन पेपर स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या जो आपके और इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिज़ाइन करेंगे कि हम इसके हिसाब से या इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मेजर जो डरने वाली बात है वो इंस्टीट्यूट्स के लिए है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके रिजल्ट्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो बच्चे उनको बोलेंगे कि आपने ढंग से नहीं पढ़ाया हमारे को, हमने तो इतनी फीस भर रखी है या वॉट। तो ये बच्चों के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, देन वी हैव इकोलॉजी एंड बिहेवियरल बायोलॉजी। तो इकोलॉजी वाला सेक्शन तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, जो पुराना सिलेबस है। ये देखो आपको जैसे आर सिलेक्टेड, के सिलेक्टेड, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते थे। जो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है या लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न्स हैं, यहाँ से पहले बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं सेक्शन सी के लिए। आपका कीस्टोन स्पीसीज हो गई या सक्सेशन का पोर्शन है ना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देन वी हैव लाइक बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इन XC2, ये ठीक है। अब यहाँ देखो आप एक्ट एंड पॉलिसीज़, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है नया आपका, जैसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट है या एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये सब चीज़। ठीक है, देन वी हैव बिहेवियरल बायोलॉजी। अब जो मेन यूनिट है, जो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये न्यू एडिशन है फॉर द CSIR लाइफ साइंस सिलेबस, दैट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ठीक है, इसमें देखो आप सीक्वेंस डेटाबेस है, जीन एक्सप्रेशन डेटाबेसेस हैं, 3D स्ट्रक्चर डेटाबेस, पैटर्न सीक्वेंस डेटाबेसेस, देन वी हैव बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस, ब्लास्ट, फास्टा, ये सब का होता है ना। जैसे आप सीक्वेंसिंग करते हैं अगर कोई एनिमल की या फिर कोई इंसेक्ट की या माइक्रोऑर्गेनिजम्स की, देन यू हैव टू कंपेयर दो सीक्वेंसेस विद द ऑलरेडी जो आपके सीक्वेंस डेटाबेस में है उसके थ्रू आप ब्लास्ट करते हो उसको। ठीक है, सीक्वेंसेस को, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। अब इस सिलेबस को ऐड करने का जो पर्पस मुझे पर्सनली समझ में आ रहा है वो ये है कि देखो आप JRF क्यों निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हैं? फेलोशिप के लिए। ठीक है, फेलोशिप कब मिलेगी? व्हेन यू विल गेट एडमिशन इन द PhD प्रोग्राम। अब आप PhD करोगे, कोई ना कोई टॉपिक सेलेक्ट करोगे, तो उसमें मैक्सिमम जो टेक्निक्स हैं वो ये वाली फॉल करती हैं। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि हम कोर सब्जेक्ट के हैं तो हम ऐसी टेक्निक्स को नहीं करेंगे। आजकल आप जिस भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, जिन भी स्कॉलर से आप बात करेंगे, मैक्सिमम जो स्कॉलर्स हैं वो जो आपका अलाइड सब्जेक्ट से ना होने के बाद भी वो इन सारी टेक्निक्स को के ऊपर काम करते हैं अपनी PhD में। ठीक है, मेरा भी वायरसेस के ऊपर वर्क है, मैं भी जूलॉजी बैकग्राउंड की हूँ, बट ये सब चीज़ें हमें बाद में सीखनी पड़ती हैं। तो अच्छी बात है कि अगर आप उसको पहले अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही पढ़ लो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए, तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, इसको ऐसे नेगेटिव नहीं लेना है कि पता नहीं क्यों हमारे को ये सिलेबस ऐड कर दिया। अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा, तो बेटर है कि आप पहले ही फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर PhD प्रोग्राम में एंटर करो। इस चीज़ के लिए है ये, है ना। अब ऐसा तो होता नहीं है कि आपने सिर्फ बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करनी है जूलॉजी में, कि आप फील्ड में चले गए, फील्ड डेटा कलेक्ट कर लिया, होगी बात। नहीं करते हैं बच्चे, वो इंडिविजुअल चॉइस है। बट समटाइम आपको गाइड ऐसे टॉपिक्स दे देंगे या आपकी अपना इंटरेस्ट ऐसा आ जाएगा कि आपको भी नई टेक्निक सीखनी ही होती है। आज के ज़माने में आप सर्वाइव कैसे करेंगे? ज़रूरी नहीं है आप गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर करो, आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो यू शुड हैव डेप्थ नॉलेज अबाउट ऑल दीज टेक्निक्स। तो आपको सीखनी ही पड़ेंगी, जैसे PCR है, रियल टाइम है, सीक्वेंसिंग है ना। आप फंगस पे काम करोगे तो आपको ये सब चीज़ें वैसे करनी पड़ेंगी, हाउ टू डिज़ाइन द प्राइमर्स, एवरीथिंग। तो उसके लिए आप पहले ही अगर तैयार रहेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ड्रग डिज़ाइनिंग है, देन वी हैव बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक। ये देखो इसमें आपका थर्मोडाइनमिक्स का पोर्शन है, देन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, एंजाइम एंड माइक्रोबियल टेक, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ें। ठीक है, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी क्या देखेंगे आप? मेडिकल बायोटेक है, ऊपर मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, ये वाला देखो यूनिट ना, ये ऑलरेडी भी हमने पढ़ा हुआ है CSIR में। जो आपके ये हैं वैक्सीन्स हैं, इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ी हैं चीज़ें, तो ये तो ईजिली हो जाएगा। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, जैसे आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, ये ऑलरेडी हम CSIR के सिलेबस में पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है मेरे हिसाब से। मरीन बायोटेक, तो अगर फिर भी आप देखो तो 13th यूनिट जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी टच हुआ है हमारे सिलेबस से एंड ईजी है फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज़। जो आपके 12th है और 11th यूनिट है, ठीक है, इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। और वी हैव 14th,
ठीक है, मेथड्स इन बायोलॉजी। इसमें बायोफिजिक्स के हैं जैसे क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, NMR, ये सारी टेक्निक्स हैं ये जो आप फर्दर यूज़ करोगे, तो उनको उन्होंने डाल दिया है। और ये सब चीज़ें आपको बाद में भी पढ़नी ही पड़ती हैं। अगर आप PhD में एंटर करते हो तो आपका जो कोर्स वर्क होता है उसमें आपको सारी टेक्निक्स के पेपर देने ही पड़ते हैं। तो आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है ये कि आप अभी ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो, तो आपको बाद का जो आपका बर्डन है वो काइंड ऑफ रिड्यूस हो रहा है इन चीज़ों से, ठीक है। तो डीमोटिवेट नहीं होना है इसको लेके, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, अच्छा है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दैट्स इट, ठीक है, यही है सिलेबस के रिगार्डिंग। और जस्ट ऑल द वेरी बेस्ट मैं यही बोलना चाहूँगी सब एस्पिरेंट्स को। सबकी भी ऐसे देख के या फिर लोगों के ओपिनियन सुन के इतना ज़्यादा डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो अभी देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आता है कि नहीं आता है, कि यही सिलेबस इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर तो आता है, ठीक है, तो पॉजिटिव होके पढ़ना है सब चीज़ों को लेके। 3-4 यूनिट्स ही हैं जिस पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है हमारे को, ठीक है। और अगर नहीं भी होती हैं चीज़ें तो ऑब्वियसली क्वेश्चन एलिमिनेट करने का ऑप्शन तो रहता ही है, वहाँ कंपनसेट कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी वरी में नहीं रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट आपके पेपर के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।